नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट कंपटीशन वे। आज मैं एसएसबी स्कूल लांबिया की तरफ से क्लास 12 केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट का पार्ट 2 आपके बीच में लेके आया हूँ। तो विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में अपन ने पार्ट 1 के बारे में डिस्कस किया था। उसके अंतर्गत अपन ने देखा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड तथा एमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं, उनके जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं, साथ ही क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड में डिफरेंस क्या होता है, उनको अपन ने एक सारणीबद्ध तरीके से अध्ययन किया था। तो आज की क्लास में अपन सॉलिड स्टेट का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो सॉलिड अर्थात ठोस को उनके अवयव कणों के मध्य पाए जाने वाले बलों के आधार पर, जो ठोस में कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स भाग लेते हैं, उनके मध्य पाए जाने वाले बलों के आधार पर सॉलिड को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो ये 4 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड अर्थात आणविक ठोस, इसका नाम है आणविक ठोस। सेकेंड पार्ट है आयोनिक सॉलिड। आयनिक ठोस। आयनिक ठोस। थर्ड पार्ट है मेटालिक ठोस। मेटालिक सॉलिड अर्थात धात्विक ठोस। फोर्थ पार्ट है कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड सहसंयोजक ठोस। तो इस प्रकार सॉलिड जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल से मिलकर अर्थात अवयव कणों से मिलकर बना होता है, उन अवयव कणों के मध्य किस प्रकार के बल कार्य करते हैं, उन्हीं बलों के आधार पर सॉलिड को अपन 4 स्टेट में डिवाइड करते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड अर्थात आणविक ठोस, आयोनिक सॉलिड आयनिक ठोस, मेटालिक सॉलिड धात्विक ठोस, कोवेलेंट सॉलिड सहसंयोजक ठोस। अब अपन एक एक करके इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, आयोनिक सॉलिड क्या होता है, मेटालिक सॉलिड क्या होता है और कोवेलेंट सॉलिड क्या होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर सॉलिड अर्थात मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है। तो इसके नाम से ही रिप्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स अर्थात अणु, अर्थात ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का मतलब ऐसे ठोस जो अणु से मिलकर बने होते हैं। अणु से मिलकर बने होते हैं अर्थात इनकी विविध इकाई है जो आणविक होती हैं, उनको अपन मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड अणु से मिलकर बना होता है। फिर एक इनका कैरेक्टर है, जनरल याद रखना। वैसे ये जो चारों पार्ट्स है मॉलिक्यूलर सॉलिड के, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और मेटालिक सॉलिड, ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो अपन उसमें उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे जो अंडरस्टैंडिंग हो, बाकी थ्योरी आप अपनी बुक से पढ़ लेना। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड ये जनरल ध्यान रखना अणु से मिलकर बना होता है अर्थात इनकी विविध इकाई है जो आणविक होती हैं। सेकेंड चीज़, इनके मध्य दुर्बल आणविक बल कार्य करता है। दुर्बल आणविक बल कार्य करता है। दुर्बल आणविक बल कार्य करता है, ये चीज़ ध्यान रखनी। फिर दुर्बल आणविक बल कार्य करता है तो इनके
गलनांक तथा क्वथनांक कम होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, इनके गलनांक तथा क्वथनांक कम होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि भाई इनके गलनांक और क्वथनांक कम क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अणुओं के मध्य दुर्बल आणविक बल कार्य करता है, इसलिए इनके गलनांक तथा क्वथनांक कम होते हैं। अब ये हो गया मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड के ही आगे 3 पार्ट्स हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स हैं? वो इस प्रकार हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड का फर्स्ट पार्ट है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड अर्थात नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब अध्रुवीय आणविक ठोस। इसको हिंदी में कहते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस। सेकेंड पार्ट होता है इसका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस। और थर्ड पार्ट होता है इसका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड अर्थात आणविक ठोस 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड अर्थात ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड अर्थात हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। इसको कहते हैं हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं। तो पार्ट नंबर 1 के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में इस प्रकार के सॉलिड में अध्रुवीय अणु पाए जाते हैं। इस प्रकार के सॉलिड में भाग कौन लेते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय अणु, अध्रुवीय अणु भाग लेते हैं। इस प्रकार के सॉलिड में अध्रुवीय अणु भाग लेते हैं। फर्स्ट चीज ये। फिर अध्रुवीय अणुओं के मध्य एक दुर्बल बल, अध्रुवीय अणुओं के मध्य दुर्बल बल पाया जाता है। दुर्बल बल पाया जाता है। उस दुर्बल बल को कहते हैं लंदन वांडरवाल बल। इस दुर्बल बल पाया जाता है जिसको लंदन वांडरवाल्स बल कहते हैं। अब ये लंदन वांडरवाल्स बल होता है जो 2 अध्रुवीय अणुओं के मध्य पाया जाता है। किसके मध्य पाया जाता है? 2 अध्रुवीय अणुओं के मध्य। तो इस अध्रुवीय नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल है वैसे सॉलिड CO2। सॉलिड CO2। अब CO2 एक अध्रुवीय अणु है। CO2 कैसा अणु है? अध्रुवीय अणु। तो एक CO2 अध्रुवीय, तो ये लंदन वांडरवाल्स बल होता है जो 2 अध्रुवीय अणुओं के मध्य कार्य करता है। अब क्या होता है लंदन वांडरवाल्स बल, उसके बारे में अपन देखते हैं। वैसे 11th क्लास में ये चैप्टर था कि लंदन वांडरवाल्स बल क्या होता है। एक बार फिर अपन इसको रिपीट कर लेते हैं कि वे लंदन वांडरवाल्स बल क्या होता है। तो जनरल पहली चीज़ तो यह ध्यान रखनी कि ये बल 2 अध्रुवीय अणुओं के मध्य पाया जाता है। तो
अध्रुवीय अणु CO2। अब ये अध्रुवीय कैसे हुआ? क्योंकि CO2 का स्ट्रक्चर अपने को पता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, एक डाइपोल इस दिशा में और एक डाइपोल इस दिशा में, दोनों ये विपरीत दिशा में जाने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इस कारण ये अध्रुवीय अणु है। कैसा अणु है? अध्रुवीय अणु। फिर लंदन वान डेर वाल्स बल अध्रुवीय अणु के मध्य पाया जाता है। कैसे? इसी का अपन एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं CO2 का। एक तो ये हो गया, दो अध्रुवीय अणु ले लेते हैं कि भाई CO2 डबल बॉन्ड O और इधर वापस C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। तो अपन देखते हैं कि इस कंडीशन में ये CO2 का अणु है जो निरावेशित है, अर्थात इस पर कोई तरह का आवेश नहीं है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन, इस पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर से इधर मूविंग करते रहते हैं। तो एक कंडीशन आती है कि इलेक्ट्रॉन मूविंग के समय इस अक्ष पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस मतलब अधिकता हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन इधर यहाँ से यहाँ पर मूविंग करते हैं, तो इस एक्सेस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। तो यहाँ पर बोलो कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव का चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और इधर से इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करता है तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव वाला चार्ज। सिंपल। सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाई दो अध्रुवीय अणु, ये दोनों अध्रुवीय अणु ले लिए CO2 का। फिर इस कंडीशन में सबसे पहले ये निरावेशित है दोनों अणु। कैसे हैं? कोई इस पर चार्ज नहीं है। तो चार्ज नहीं होने के बावजूद इनके इलेक्ट्रॉन इस दिशा से इस दिशा की ओर मूविंग करते रहते हैं, अर्थात गति करते रहते हैं। एक कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जब इधर से इस साइड से इधर मूव करते हैं, तो जिधर से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इस पर तो प्लस चार्ज आ गया, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, अर्थात इस दिशा में मूव किया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो इस पर नेगेटिव का चार्ज आ गया। तो सोचो कि यहाँ पर पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव आपस में रिफ्लेक्शन करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, तो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज। तो प्रतिकर्षण के कारण इसके इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करेंगे। ये दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो ये इधर जाएगा और इस पर जो इलेक्ट्रॉन है इस पर माइनस का चार्ज, तो प्रतिकर्षण के कारण इधर इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन इधर जाने के कारण इस दिशा में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो यहाँ पर चार्ज हो जाएगा प्लस का, नहीं सॉरी माइनस का। यहाँ पर चार्ज हो जाएगा माइनस का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इस अक्ष पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस का चार्ज। और बोलो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर प्लस का चार्ज। तो प्लस माइनस आपस में आकर्षण। तो इन दोनों के मध्य जो बल कार्य करता है, यही बल लंदन वान डेर वाल्स बल कहलाता है। लंदन डिस्पर्सन फोर्स भी कहते हैं इसको, हिंदी में इसका नाम है लंदन वान डेर वाल्स बल, और इसको कहते हैं लंदन डिस्पर्सन फोर्स। तो ये हो गया लंदन वान डेर वाल्स बल, जो आपने 11th में अच्छी तरह से पढ़ा। उसके बावजूद मैंने यहाँ पर रिपीट करा दिया कि लंदन वान डेर वाल्स बल क्या होता है कि दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के मध्य ये कार्य करता है, उसको नाम देते हैं लंदन वान डेर वाल्स बल। और इसकी प्रकृति अत्यंत दुर्बल होती है, और इसी दुर्बल प्रकृति के कारण नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके गलनांक तथा क्वथनांक कम होते हैं, क्योंकि ये बल की प्रकृति कैसी है? दुर्बल। कैसी प्रकृति है? दुर्बल। तो ये चीज़ हो गई नॉन पोलर मॉलिक्यूलर के बारे में। और इसका एग्जाम्पल सॉलिड CO2, और एक एग्जाम्पल और भी लिख सकते हो आप CO2 के अलावा, इसका ये ऑक्सीजन वगैरह और अक्रिय गैसें होती है, यही इसी का एग्जाम्पल है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का। तो इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है। तो ये तो हो गया अपने नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड नाम से ही पता है पोलर, तो इस प्रकार के सॉलिड में ध्रुवीय अणु भाग लेते हैं। तो सेकंड है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इस प्रकार के सॉलिड में ध्रुवीय अणु भाग लेते हैं। कौन से अणु भाग लेते हैं? ध्रुवीय अणु भाग लेते हैं। अब इन अणुओं के मध्य
डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन फोर्स, द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करता है। ध्रुवीय अणुओं के मध्य कौन सा बल कार्य करता है? द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। अब द्विध्रुव आकर्षण बल होता है जो अपन ने पहले पढ़ा, लंदन वान डेर वाल्स बल। इसकी तुलना में इसकी प्रकृति प्रबल होती है। किसकी? द्विध्रुव आकर्षण बल की। तो बोलो जब प्रकृति प्रबल हो गई तो इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड्स की तुलना में पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के गलनांक तथा क्वथनांक क्या होंगे? ज़्यादा। क्या होंगे? ज़्यादा, क्योंकि द्विध्रुव आकर्षण बल है, इनकी प्रकृति लंदन वान डेर वाल्स बल की तुलना में क्या है? प्रबल। तो इस कारण इनके मेल्टिंग पॉइंट तथा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। फिर इसका एग्जाम्पल होता है, ध्यान रखना, सॉलिड SO2, सॉलिड SO2, ये इसका एग्जाम्पल। तो ये हो गया अपने पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और पहले अपन ने पढ़ा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो दोनों में जनरल डिफरेंस क्या है कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में ध्रुवीय अणु भाग लेते हैं और इनके मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल अर्थात डाइपोल इंट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है और इस बल की प्रकृति होती है जो प्रबल होती है। इसी कारण इनके बॉइलिंग तथा मेल्टिंग पॉइंट होते हैं जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की तुलना में थोड़े अधिक होते हैं। और इसका एग्जाम्पल सॉलिड SO2 और उधर उसका एग्जाम्पल था पोलर मॉलिक्यूलर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का सॉलिड CO2। तो ये दो पार्ट्स हो गए, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। फिर थर्ड पार्ट आता है इसका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है? तो इसका थर्ड पार्ट हो गया हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब कुछ नहीं, अपन ने हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ रखा है, तो इनके बीच मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। जैसे अपन ने 11th क्लास में पढ़ा कि जल के अणुओं के मध्य कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे? ये वाला, फिर एक इधर ले लो, इस प्रकार। तो ये कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन से कौन जुड़ता है? अधिक विद्युत ऋणी तत्व। कौन जुड़ता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जो अधिक विद्युत ऋणी तत्व है वो किससे जुड़ते हैं? हाइड्रोजन से। इनसे जुड़कर कौन से बॉन्ड का निर्माण करते हैं? कि हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो ये हो गए हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसके जनरल एग्जांपल आप देखें तो H2O, HF, है ना। तो ये हो गए, मतलब अधिक विद्युत ऋणता वाले तत्व किससे जुड़ रहे हैं? हाइड्रोजन से। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जाम्पल हो गए। तो अपन ने पढ़ा मॉलिक्यूलर सॉलिड और इनके 3 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स? फर्स्ट पार्ट था पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये 3 पार्ट्स थे किसके? मॉलिक्यूलर सॉलिड के। फर्दर अपन देखते हैं इसका सॉलिड का सेकंड पार्ट। मॉलिक्यूलर सॉलिड के बाद आयोनिक सॉलिड। कौन सा सॉलिड? आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड। तो इस प्रकार के ठोस में आयन भाग लेते हैं। नाम से ही पता है कि भाई आयोनिक सॉलिड, तो भाग कौन लेंगे? आयन। कौन भाग लेंगे? आयन। तो इस प्रकार के सॉलिड के अंतर्गत आयन भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? आयन भाग लेते हैं। अब इसके जनरल कैरेक्टर अपन देखें तो सबसे पहले तो इसमें आयन भाग लेते हैं। ये भी इनकी ये
ठोस अवस्था में क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन इनका जलीय विलीन अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ये इनका कैरेक्टर ध्यान रखना। जलीय विलीन अवस्था में, जलीय विलीन अवस्था में ये, जलीय विलीन अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक होते हैं। फिर इनके एग्जाम्पल अपन कोई सा भी ले लो जिसमें आयन होने चाहिए, जैसे सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन, है ना। तो इसके एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत NaCl हैं, MgCl, Mg3N2, कोई सा भी हो, मतलब इसमें आयन भाग लेने चाहिए। ये सब आयोनिक सॉलिड के एग्जाम्पल होते हैं। तो जनरल इसमें ध्यान रखना कि ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, जलीय विलीन अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। फिर इनके बॉइलिंग तथा मेल्टिंग पॉइंट होते हैं जो मॉलिक्यूलर सॉलिड की तुलना में अधिक होते हैं। कैसे होते हैं? अधिक। तो ये अपने सेकेंड पार्ट्स पढ़ा आयोनिक सॉलिड। फिर थर्ड पार्ट्स पढ़ते हैं अपन मेटालिक सॉलिड। कौन सा सॉलिड? मेटालिक सॉलिड अर्थात धात्विक ठोस। कौन सा ठोस? धात्विक ठोस। थर्ड पार्ट है मेटालिक सॉलिड, धात्विक ठोस। तो इस प्रकार के ठोस के अंतर्गत धातु परमाणु भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? धातु परमाणु। अब जितने भी धातु परमाणु है, जैसे जिंक, कॉपर, ये सब इनके एग्जाम्पल आ जाएंगे। तो ये विद्युत के सुचालक होते हैं। एक तो ये ध्यान रखना, विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक होते हैं। लाइट के क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं। और इनके जनरल एग्जाम्पल की बात करें तो जिंक, कॉपर, जितने भी मतलब धातु है, इन मेटालिक सॉलिड के एग्जाम्पल होते हैं और विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। फिर फोर्थ भाग है इसका कोवेलेंट सॉलिड। कौन सा? कोवेलेंट सॉलिड अर्थात सहसंयोजक ठोस। कौन सा ठोस? सहसंयोजक ठोस, कोवेलेंट सॉलिड। तो फोर्थ भाग है इसका कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड, सहसंयोजक ठोस। तो इस प्रकार के ठोसों के मध्य सहसंयोजक बंध कार्य करता है। कौन सा बंध? सहसंयोजक बंध पाया जाता है। एक तो सहसंयोजक बंध पाया जाता है। सहसंयोजक बंध पाया जाता है। फिर ये क्या करते हैं कि एक नेटवर्क के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं? नेटवर्क के रूप में, मतलब जालक के रूप में। जालक के रूप में होते हैं। इसके एक सिंपल एग्जाम्पल है, आपने सबने पढ़ रखा है कोवेलेंट सॉलिड में, हीरा, ग्रेफाइट, हीरा और ये ग्रेफाइट। तो ये दोनों किसके उदाहरण हैं? कोवेलेंट सॉलिड के, सहसंयोजक ठोस के। क्यों है? क्योंकि इनके मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है और इसके साथ ही ये एक जालक का निर्माण, मतलब एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं। जैसे अपन जानते हैं कि डायमंड का स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक अणु, जो ये डायमंड्स का मॉलिक्यूल्स जो टेट्रा मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाता है। इस प्रकार
तो मतलब ये त्रिविम में इस प्रकार एक पूरा डायमंड का स्ट्रक्चर होता है जो जाल का निर्माण करता है, जालक का निर्माण करता है, इसलिए इसका नाम दे दिया कोवेलेंट सॉलिड अर्थात सहसंयोजक ठोस या जालक ठोस। तो इसका नाम दे दिया कोवेलेंट सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड, अदर नाम है इसका नेटवर्क सॉलिड। तो ये 4 टाइप्स हो गए सॉलिड्स के, किसके आधार पर कि इसमें भाग लेने वाले इसके मतलब कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं, उनके मध्य पाए जाने वाले बलों के आधार पर 4 पार्ट्स में अपन ने इनको डिवाइड किया था। तो अपन ने अभी तक सॉलिड स्टेट के बारे में सिर्फ लेसन का परिचय किया था कि भाई सॉलिड स्टेट के जनरल कैरेक्टर क्या है, फिर सॉलिड स्टेट के 2 पार्ट्स अपन ने पढ़े थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड और उनके कैरेक्टर। फिर सॉलिड को अपन ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, उनमें भाग लेने वाले पार्टिकल्स के मध्य पाए जाने वाले बलों के आधार पर। तो ये अपन ने पार्ट का अभी तक सामान्य परिचय किया। पार्ट के अंदर अपन एंटर होते हैं उसी टाइम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है आपके, सबसे पहले तो पार्ट की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक क्रिस्टल जालक इसको बोलते हैं क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल लेटिस, तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि क्या होती है क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लेटिस क्या होती है। तो सिंपल क्रिस्टल लेटिस को समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ क्रिस्टल लेटिस क्या चीज़ होती है। कि मान लो ये अपना ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, क्या चीज़ है वाइट बोर्ड। तो ये इसको मान लो ये 3 डायमेंशियल में मतलब त्रिविम स्थान में है। तो त्रिविम स्थान है तो यहाँ पर त्रिविम स्थान में अपन ने 3 डॉट इनको बिंदुओं को अपन ने त्रिविम में व्यवस्थित किया, जैसे इस प्रकार। इस प्रकार फिर ये बिंदु क्या कहलाते हैं, लेटिस पॉइंट। क्या कहलाते हैं, लेटिस पॉइंट। ये बिंदु जितने भी हैं इनको कहते हैं लेटिस पॉइंट अर्थात जालक बिंदु। अब क्रिस्टल जालक की डेफिनेशन क्या हुई, क्रिस्टल जालक की डेफिनेशन देखना, इसकी परिभाषा हो गई बिंदुओं का त्रिविम स्थान में त्रिविम स्थान में बिंदुओं का व्यवस्थीकरण क्रिस्टल जालक कहलाता है। अर्थात द पॉइंट्स आर रेगुलर अरेंजमेंट इन 3D स्पेस कॉल्ड लेटिस। अर्थात त्रिविम स्थान में बिंदुओं का व्यवस्थीकरण मतलब नियमित व्यवस्थीकरण क्या कहलाता है, क्रिस्टल जालक। क्या कहलाता है, क्रिस्टल जालक। तो सबसे पहले ध्यान रखना इनका व्यवस्थीकरण 3D में होना चाहिए, 3D स्पेस में। किस में होना चाहिए, 3D स्पेस में। तो ये तो